नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों को पढ़ना प्रारंभ किया था और वो वीडियो आपने देख लिया होगा। उससे आगे बात करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों में हमने देखा था कि उनका मंत्रिपरिषद के प्रति क्या कार्य है, उनका राष्ट्रपति के प्रति क्या कार्य है और शक्तियाँ हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति को सलाह देने वाली है। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि संसद के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, उनके कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या रखेंगे? संसद के प्रति प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्यों शक्तियां। ठीक है, किसके प्रति? संसद के प्रति। तो यहां पर संसद जब आप कह रहे हैं तो संसद का मतलब क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट होता है, वो भी संसद का पार्ट होता है। लेकिन चूंकि हम प्रेसिडेंट के प्रति प्रधानमंत्री का क्या कार्य है वो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, इस क्लास से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको आपने देखा है। हमें बात करना है केवल दो सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो होती है वो सीधे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? सीधे जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, कब हुआ? 2019 में हुआ, उससे पहले 2014 में हुआ, फिर 9 में हुआ था। ठीक है, तो 5-5 साल पे चुनाव होता है लोकसभा का, और उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो सीधे कहाँ बैठते हैं? जाकर के लोकसभा में। राज्यसभा जो है ये किसकी सभा है? यहाँ पर जो प्रतिनिधि आते हैं वो भी निर्वाचित होकर के आते हैं, लेकिन वह सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि। कैसे इसको आप समझेंगे? राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको कौन वोट देता है? विधायक लोग वोट देते हैं विधानसभा के। ठीक है, तो होता क्या है कि विधायकों को कौन चुनता है? जनता सीधे चुनती है। तो जनता ने अपने नेता के रूप में विधायक को चुना और विधायक ने राज्यसभा में अपने नेता के रूप में राज्यसभा सांसद को चुन लिया। तो क्या हुआ कि जनता ने चुना, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदार नहीं है। लेकिन राज्यसभा के भी जो सांसद होते हैं वो निर्वाचित होकर के आते हैं। हालांकि यहाँ पर बिना निर्वाचित सांसद भी होते हैं। जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है 12 लोगों को राज्यसभा में, वो कला के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति ऐसे भी होती है, गैर निर्वाचित की भी होती है, लेकिन यहाँ पर निर्वाचित भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये जानते हैं कि लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। निचला सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अमूमन होता क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो निचले सदन से होता है। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी निचले सदन से हैं, लोकसभा से हैं। उनका जो लोकसभा सीट है वो कहाँ है? बनारस है। ठीक है, लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है कि वो निचले सदन से ही हो। ठीक है, अमूमन होते हैं निचले सदन से, और इसके पीछे कारण ये है कि प्रधानमंत्री वो बनेगा जो देश का नेता होगा, जो पैन इंडिया का नेता होगा। ठीक है, जो उसको आगे ले जाने का अपना उसका एक स्टारडम है, अपनी उसकी एक जो है छवि है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। आप इससे पहले मनमोहन सिंह को देखते तो मनमोहन सिंह एक पैन इंडिया लीडर नहीं थे। वो क्या थे? एक ऑफिशियल आदमी, पढ़े लिखे लोग जो समितियों में काम करते थे, योजना आयोग में काम किया, वित्त मंत्री भी रह चुके थे। लेकिन जो एक लीडर होता है, जो बड़ी बड़ी रैलियां करता है, बड़े बड़े दौरे करता है, ऐसे लीडर मनमोहन सिंह नहीं थे। लेकिन लोकसभा
और उसके बाद में प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो एक ऐसा पद होता है कि वहाँ पर जो मुखिया है उसमें जनता अपना नेता देखे, ऐसा कोशिश किया जाता है। तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी को देखेंगे, आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखेंगे, आप उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव को देखेंगे, राजीव गांधी को देखेंगे, इंदिरा को देखेंगे, या उससे पहले आप देखेंगे मोरारजी देसाई और पंडित नेहरू को। तो ये लोग क्या थे, पैन इंडिया के लीडर थे। ये चुनाव लड़ते थे लोकसभा, और लोकसभा लड़ करके ये संकेत देते थे कि मैं नेता हूँ। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है, एक सिटिंग होती है। राज्यसभा का जो सांसद होता है वो एक सिटिंग से जीत जाते हैं। जिस विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा वो राज्यसभा सांसद बना देती है इजिली। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है वो वास्तविक चुनाव होता है, जनता सीधे वोट करती है। तो वो जो नेता है वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नेता जनता ने चुना है, मैं सर्वमान्य नेता हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में जो इंडिकेशन होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री हुए, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही थे, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से हो, हालांकि वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, और इसका जो नेता है कौन है, पीएम, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो इसका मतलब कि वो सरकार गई। ठीक है, अगर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए लोकसभा में तो सरकार गई। ठीक है, तो पूरे मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा जो है वो उसकी भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। डेमोक्रेसी में जनता जिसको सीधे चुन लेती है वही सुप्रीम लीडर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के संसद के प्रतिकार्यों को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये भूमिका मैंने थोड़ी सी रखी कि जो लोग पॉलिटी में एकदम नए हैं, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, वो शायद इन बातों को ना जानते हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, जो मंत्री बनते हैं, जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार हो या उप मंत्री हो या संसदीय सचिव हो। संसदीय सचिव अब नहीं बनाए जाते हैं, काफ़ी दिनों से, लास्ट टाइम राजीव गांधी के सरकार में बनाए गए थे। तो ये लोग जो होते हैं ये किसी भी सदन से हो सकते हैं, ये राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ये लोकसभा से भी हो सकते हैं, और ये दोनों सदन के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर कोई मंत्री है तो वो राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग लेगा और लोकसभा के कार्यवाही में भी भाग लेगा, लेकिन दोनों सदनों के सांसद जो केवल हैं, जो मंत्री नहीं हैं, वो केवल अपने सदन की कार्यवाही में ही भाग लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई एक सांसद है लोकसभा का, तो सिर्फ लोकसभा में वोटिंग करेगा, वहाँ पर अपने मुद्दे को रखेगा। उसके पास कोई पावर नहीं कि वो राज्यसभा में जाकर के वोटिंग कर दे और अपने बात को वहाँ पर रखे। इसी जो है, लेकिन जो मंत्री है वो राज्यसभा में भी जाएगा और लोकसभा में भी जाएगा, उसकी कार्रवाई में भी भाग वो लेगा। ठीक है, तो संसद के प्रति जो प्रधानमंत्री के कार्य हैं उसमें आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि लोकसभा को भंग करने के लिए, लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देगा। सलाह देता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। दूसरा आप देखेंगे, सदन को संचालित करने के लिए विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देगा। ये सब क्या है, ये संसद के प्रति उसके कार्य हैं। ये सलाह कौन देता है, ठीक है, ये सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देते हैं। तीसरा आप देखेंगे, जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों में अगर किसी को हटाना है या किसी को ऐड करना है, किसी को जोड़ना है, तो उसकी सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को उसकी सलाह देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मंत्री परिषद का विस्तार
या बदलाव, विस्तार या बदलाव, इसका सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री ही देते हैं, और उसके बाद में जो है वो राष्ट्रपति उस पर एक्शन लेते हैं। ठीक। इसके अलावा देखेंगे कि प्रधानमंत्री सरकार की योजनाओं, नीतियों को सदन के पटल पर रखता है। ठीक है, योजना एवं नीति को या नीतियों को सदन के पटल पर रखता है। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है कि वो जो योजनाएं लागू कर रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसकी सूचना सदन को देगा, या कोई रणनीतिक संबंध बन रहे हैं किसी दूसरे देश से, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये हैं जो है संसद के प्रति प्रधानमंत्री के कार्य। और इन कार्यों को के अलावा भी प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे वो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा इससे पहले जो नीति आयोग से पहले जो योजना आयोग था, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद या राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब का क्या होता है? वो अध्यक्ष होता है। तो यह भी राष्ट्रपति के कार्य या शक्तियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा वह विदेश नीति में, ठीक है, अगर भारत का संबंध किसी से बनता है दूसरे देश से, तो उसमें प्रमुख भागीदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। इसीलिए बहुत सारे जो संविधान के जानकार लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति का जो पद है और जो भारत प्रधानमंत्री का पद है, वो पावर में एक समान है। क्या है? पावर में एक समान है। पूरी की पूरी शक्ति पीएम के हाथ में होती है, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, देश के विभिन्न राज्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम, उनसे बात करने का काम, या देश में कहीं पर कोई समस्या होती है तो उसका काम, या प्रधानमंत्री को सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, जो सरकार चल रही है उसका मुख्य प्रवक्ता कौन है? प्रधानमंत्री। यानी कि अगर कोई बात प्रधानमंत्री ने कही तो वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब काम हैं प्रधानमंत्री के हैं। ठीक है, कार्य और शक्ति इनके हो गए। संसद आपने पढ़ लिया, संसद के प्रति उनके कार्य पढ़ लिया। उसके अलावा आपने देखा था कि जो उनके मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के सलाह वाले काम हैं वो भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महान्यायवादी को, क्योंकि हमने कहा था कि कार्यपालिका जो है उसे हमें पूरी पढ़नी है। तो कार्यपालिका में हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को पढ़ा, फिर उपराष्ट्रपति को पढ़ा, फिर प्रधानमंत्री को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसको? महान्यायवादी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो क्रम होगा महान्यायवादी का होगा। जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग आपसे पूछता हूँ। इंटरेस्टिंग ये है कि वह कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है, वो कौन कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको बताना है। ठीक है, तो एक है आपके मोरारजी देसाई। बाकी कौन कौन बने हैं ये आपके लिए होमवर्क है। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जाते जाते एक और बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी भी आपके पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। बाकी भी बचे हुए हैं, 3 या 4 बचे हुए हैं, तो उनके नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे महान्यायवादी की, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका काम क्या होता है, वो सारी